गुड आफ्टरनून ऑल। देखिए हम पूरा राजस्थान की ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है। जो हमारा जो सिलेबस रहेगा राजस्थान का इतिहास एंड कल्चर, तो देखिए उसमें सबसे पहले जो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे इतिहास के प्रमुख स्रोतों के अंदर हम विभिन्न प्रकार के अभिलेख पढ़ेंगे। अभिलेख क्या होते हैं वो भी आप जरा देख लीजिए। देखिए किसी शिला के ऊपर जो लेख लिखे होते हैं, पत्थर के ऊपर जो लेख लिखे होते हैं, ताम्र पत्र के ऊपर जो लेख लिखे होते हैं वो अभिलेख कहलाते हैं। और हमें जो जानकारी मिलेंगी सिक्कों से जानकारी मिलती है। तो प्रमुख इतिहास के स्रोतों में हम अभिलेख और सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, देखिए 3 प्रकार के हमने डिवाइड किया है। काल को, हमारे इतिहास खंड को हम ज्ञात से पढ़ सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, आज ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, देखिए इन तीनों में क्या डिफरेंस है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि, मानव के पास में लिपि नहीं थी। वह क्या केवल पाषाण से युक्त औजारों पर ही निर्भर था। आग ऐतिहासिक में धातु ज्ञान मानव को हो गया था। कृषि का भी ज्ञान मानव को हो गया था। नगरीय व्यवस्थाओं में वो रहने लग गया था। लेकिन जो लिपि है उसको आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। लिपि विकसित हो चुकी थी लेकिन उसको हम नहीं पढ़ पाए हैं। ऐतिहासिक में इतिहास के अंदर वो चीजें जो हमारे पास में लिपिबद्ध मौजूद हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, वो सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तो तीनों जो रहेंगी वो हम सारी हम पढ़ लेंगे इसके अंदर। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, राजवंश से तात्पर्य है कि मेवाड़ का जो गोहिल वंश था, मेवाड़ के गोहिल वंश रहेंगे हमारे पास में। मारवाड़ का वंश रहेगा, चौहानों का वंश रहेगा, बीकानेर का राज्य के वंश रहेंगे। सारे के सारे हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। जयपुर का कछवाहा वंश, तो इनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे। मुगल राजपूत संबंध, मुगलों से हमारे 2 प्रकार के संबंध रहे हैं राजपूतों के साथ में। एक तो था सहयोग की नीति और एक था विरोध की नीति। सहयोग की नीति का तात्पर्य क्या है कि हमने मुगल्स के अधीन राज्य करना स्वीकार किया, अपनी स्वतंत्रता को उनके अधीन रखा और उनके संरक्षण में अपनी प्रजा के ऊपर राज किया। विरोध की नीति के तात्पर्य क्या था? विरोध की नीति से तात्पर्य हमारा ये है, उनके साथ में युद्ध किया, संघर्ष किया, अपनी स्वतंत्रता को क्या बनाए रखा। यह विरोध की नीति के अंदर आता है। स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचना, ये देखो दोनों एक ही टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि किलों के कितने प्रकार होते हैं। किलों के प्रकार जैसे जल दुर्ग हमारे पास मिलेगा, यहाँ पे पर्वतीय दुर्ग मिलेगा, मैदानी दुर्ग मिलेगा। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के किलों के जो प्रकार होंगे हम देखेंगे, उनकी विशेषताएं वगैरह हम देखेंगे। धार्मिक आंदोलन, जो संत थे जिन्होंने अपने उपदेशों से समाज के अंदर एक बहुत अच्छा परिवर्तन किया, समाज को उन्नत बनाया, आगे पहुंचाया, मॉडर्न बनाया, वो हम देखेंगे। लोक देवी देवताएं क्या होते हैं? देखिए लोक देवी देवताएं वही होते हैं जो समाज में एक आदर्श बन के प्रस्तुत करते हैं। वह अपने कर्मों से समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं और आगे चलकर कालांतर में उनको भगवान बनाकर पूजा जाता है। वो लोक देवी देवता कहलाते हैं। वो आपकी तरह हमारे तरह ही क्या एक मानव के रूप में जन्म लेते हैं, किंतु अपने कर्मों से वो इतने महान हो जाते हैं कि कालांतर में उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। अगला देखिएगा, राजस्थान की चित्रकलाएं, शैलियां, हस्तशिल्प, ये जितने भी होंगे ये सब पूरा कल्चर रहेगा। यहाँ पे ये जो टॉपिक दिख रहे हैं आपको, परंपरा विरासत, ये पूरा पार्ट हमारा कल्चर का है। चित्रकलाएं कितने के प्रकार के हैं, कौन कौन से स्कूल्स हैं, मेवाड़ स्कूल हमारे पास रहेंगे, इधर मारवाड़ स्कूल, जितने भी स्कूल होंगे वो पढ़ेंगे। हैंडक्राफ्ट क्या क्या, कहाँ पर क्या क्या बनता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। हस्तशिल्प के अंदर कितने प्रकार की भाषा है, ढूंढानी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, उनकी उपबोलियां क्या है, ये हम उसके अंदर पढ़ेंगे। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, ये सब चीजें कल्चर का पार्ट है, सब पढ़ लेंगे। संस्कृति इनके अंदर ही आ जाएगी, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। संस्कृति, परंपरा, ये सब हमें जो दिखने को मिलता है। कल्चर क्या होता है कि इतिहास में जो चीजें जीते हैं, जिस तरीके से सामाजिक व्यवस्थाएं होती है, वही हमारे पास कल्चर रहता है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं वो हम सब पढ़ लेंगे।
प्रमुख व्यक्तित्व कोई अलग से टॉपिक नहीं है। देखिए, जब कृषक आंदोलन हुए, जनजातीय आंदोलन हुए, प्रजा मंडल आंदोलन हुए, तो इनमें क्या किया, असाधुताओं की क्रांति का जन आंदोलन हुआ। इसमें जो नेता थे उन्होंने बहुत अहम रोल निभा किया। समाज के सामने उन्होंने दिखाया कि सबसे बड़ी समस्या हमारे पास में क्या है, स्वतंत्रता नहीं होना है, परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ना है, मुक्त करवाना है, कृषकों को उनका अधिकार दिलवाना, जनजाति को उनके बारे में बताना कि आप मॉडर्न बनिए, समाज के साथ में मुख्य धारा में आइए। जिन जिन लोगों ने उसको प्रेरणा के दिए वही हमारे पास प्रमुख व्यक्तित्व बने। उसमें अपने पास में मेल भी है, फीमेल भी है, उन दोनों को हम पढ़ लेंगे। एकीकरण राजस्थान का 7 चरणों में जाके एकीकरण पूर्ण हुआ, 1956 में जाके कंप्लीट हुआ था ये। और राजस्थान का राजनीति जनजागरण एवं विकास महिलाओं के विशेष संदर्भ में, तो महिलाओं के बारे में हम उसमें पढ़ लेंगे। तो देखिए ये पूरा मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। अब जो है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम शुरू करेंगे, वो हम करेंगे मेवाड़ का इतिहास। वो हमारे आएगा तीसरे टॉपिक के अंदर। आप तीसरा टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि हमारे अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, ये सब चीजें हम इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। जयपुर के कछुआओं का इतिहास। तो इसमें समझिएगा राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धियां, एक मेजर हेडिंग डाल लीजिएगा। आपको मैं इसके नाम से हटा रहा हूँ, एक मेजर हेडिंग डाल लीजिएगा। तो आप सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे राजस्थान के, मेन हेडिंग रहेगी हमारे पास प्रमुख राजवंश। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, इस प्रकार आप हेडिंग डालेंगे। अब उसके अंदर सबसे पहले सब हेडिंग डालेंगे मेवाड़ का इतिहास या मेवाड़ के गोहिल। लिखेंगे मेवाड़ का इतिहास। आप इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा। इसमें हम सब पढ़ लेंगे, गोहिल के बारे में भी और सिसोदियों के बारे में भी, इसमें पूरा ज्ञान हम ले लेंगे। सबसे पहले हमसे जब पूछा जाएगा वो यह पूछा जाएगा कि मेवाड़ का नाम मेवाड़ कैसे पड़ा, जैसे मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान में मेवाड़ राजस्थान के किन किन जिलों में फैला हुआ है। तो आप देखिए मेवाड़ जो वर्तमान में फैला हुआ है, आप देख सकते हैं राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और यहाँ पे प्रतापगढ़ और है, प्रतापगढ़, इन जिलों में ये मेवाड़ अपने पास में फैला हुआ है। ये पूरा इलाका मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। इसका कारण क्या था, पॉइंट डाल के लिखिएगा आप। कारण पहले आप लिखिएगा कि मेवाड़ का प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम शिवी, मेवाड़ का प्राचीन नाम शिवी, प्रागवाट, शिवी, प्रागवाट, मेदपाट, मेदपाट इत्यादि था। शिवी, प्रागवाट या मेदपाट इत्यादि था। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मेवाड़ का प्राचीन नाम कौन सा था, तीनों में से आपको एक नाम वहां दिया होगा, वही टिक करके आना है, वही हमारा आंसर रहेगा। देखिए अब मेवाड़ का नाम मेवाड़ कैसा पड़ा, देखिए लिखिएगा कि पहले यहाँ पे देखिए मेद, या इसको अपन मेव या मेर जाति बोल मेर जाति थी यहाँ पे, मेद या मेव या मेर जाति। देखिए जो ये क्षेत्र था पूरा, यहाँ पर पहले मेद, ये एक ही नाम है, कई जगह उनको मेद बोला जाता है, कई जगह मेव बोला जाता है, कई जगह मेर बोला जाता है। यहाँ पर पूरे क्षेत्र पर पहले मेद, मेव या मेर जाति का क्या अधिकार था, जाति का अधिकार था, इसलिए इस क्षेत्र को मेदपाट बोला जाता था, मेदपाट। फिर कालांतर में इसे मेवाड़ बोला जाने लगा, कालांतर में इसे मेवाड़ बोला जाने लगा। पॉइंट डाल के लिखिएगा, लिखिएगा पहले मेद या मेर जाति का अधिकार रहने से इस क्षेत्र को मेदपाट, इस क्षेत्र को मेदपाट ब्रैकेट में लिखिएगा, कालांतर में मेवाड़ ब्रैकेट बंद करके लिखिएगा, ब्रैकेट शुरू, कालांतर में मेवाड़ ब्रैकेट बंद कहा जाने लगा, कहा जाने लगा। अब आपको यहाँ पे एक महाशय दिख रहे हैं, ये मेवाड़ राज्य के संस्थापक हैं, इनका वो नाम है, इनको बप्पा या बापा रावल इस नाम से जाना जाता है, बप्पा या बापा रावल। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे स्टार डाल के लिखिएगा,
बप्पा या बापा रावल कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेवाड़ की जो इन्होंने स्थापना की थी यही थे हमारे पास में बप्पा या बापा रावल। लिखिएगा इसके अंदर सबसे पहले लिखिएगा कि किन के वंशज से, लिखिएगा गुहिल, लिखिएगा गुहिल जो जो इडर पर राज्य करते थे। गुहिल जो इडर पर राज्य, इधर वर्तमान में गुजरात में स्थित है। लिखिएगा गुहिल जो इधर पर राज्य करते थे। बापा या बप्पा उनके वंशज थे। बप्पा या बप्पा, बापा या बप्पा उनके वंशज थे। देखिए गुहिल एक व्यक्ति का नाम है, ये एक राजा है, गुहिल व्यक्ति हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, अभी आपने कुछ ही पिक्चरों में भी देखा होगा कि बड़ी बड़ी मिठाई की दुकान होती है, घसीटे राम, अगर आपने इंग्लिश मीडियम पिक्चर देखी होंगी तो घसीटे राम के नाम से, घसीटे राम के नाम से क्या पूरा पीढ़ी घसीटे राम वाली फैमिली के नाम से जान जाती है, क्योंकि वो काम ही इतना अच्छा करते थे मिठाई के क्षेत्र में। वैसे ही गुहिल की जो पीढ़ी हुई वो गुहिल के नाम से जाने लगी, गुहिल वंश से जाने लगी, क्योंकि जो इनके शुरुआती स्थापक वंश के स्थापना करता थे वो गुहिल थे, इसलिए गुहिल वंशीय बोलने लग गए। जो इनके बाद में जिन्होंने जन्म लिया उनको गुहिल वंशीय बोलने लगे। तो बप्पा गुहिल वंशीय थे, ठीक है, और गुहिल इधर पर राज्य करते थे। इतना आपको समझ में आ गया। आगे लिखिएगा, इतना लिखिएगा गुहिल वंशीय नागादित्य के पुत्र, गुहिल वंशीय नागादित्य, नागादित्य बप्पा के पापा का नाम है। नागादित्य के पुत्र बप्पा को, लिखिएगा गुहिल वंशीय नागादित्य के पुत्र बप्पा को हारित ऋषि के आशीर्वाद से, हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई। मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई, मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ। हारित ऋषि ने ही, इसमें ही कोमा डाल के लिखिएगा, हारित ऋषि ने ही बप्पा को शिव मंत्र की दीक्षा दी। बप्पा को, ये बप्पा है हमारे, बप्पा को शिव मंत्र की दीक्षा दी और साथ ही एक लिंग के दीवान की उपाधि दी। एक लिंग के दीवान, दीवान से आप समझिए इस लाइक का प्रधानमंत्री, राजा का प्रधानमंत्री जितना भी शासन करेगा, राजा आदेश देगा, उसको अमल में लाने का काम दीवान ही करता है, ठीक है। तो लिखिएगा एक लिंग के दीवान की उपाधि थी, एक लिंग के दीवान की उपाधि थी। इसमें ही लिखिएगा कोमा डाल के, कालांतर में मेवाड़ के शासकों ने एक लिंग जी को इष्टदेव मानते हुए, एक लिंग जी को, ये एक लिंग जी हैं जो, एक लिंग जी को इष्टदेव मानते हुए स्वयं को एक लिंग जी के दीवान, स्वयं को एक लिंग जी के दीवान मानकर शासन किया। इस प्रकार आपने लिख लिया। इसमें आगे लिखिएगा बप्पा को गोरखनाथ ने, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, बप्पा को गोरखनाथ ने दूधारी तलवार दी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है हमसे, दूधारी तलवार दी, कि गोरखनाथ ने अभी दूधारी तलवार बप्पा को किसने दी? तो गोरखनाथ ने दी। अगला पॉइंट डाल के इसमें लिखिएगा 8वीं शताब्दी में, लिखिएगा 8वीं शताब्दी में बप्पा ने मौर्य वंश के राजा मौर्यमान को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। ब्रैकेट में लिखिएगा चित्तौड़गढ़ चित्रांगन मौर्य द्वारा बनवाया गया था। चित्रांगन मौर्य, इसलिए इसका नाम चित्तौड़गढ़ पड़ा। और 8वीं शताब्दी में बप्पा ने मौर्यमान राजा को हराकर चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया, उसको चित्रांगन मौर्य ने बनवाया था। इतना पर लिख लिया। अगला लिखिएगा बप्पा ने मेवाड़ की राजधानी
नागदा बनाई। नागदा को मेवाड़ की राजधानी इन्होंने बप्पा ने बनाया। तो बप्पा के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हम सारे देख लिए यहाँ पे। नागदा को उन्होंने राजधानी बनाया। इसके आगे एक और लिख लीजिए, पॉइंट डाल के लिख लीजिए, बप्पा ने एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया। बप्पा ने एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ये कहां पर स्थित है? कैलाशपुरी उदयपुर में, ये है हमारे पास में स्थित है। बप्पा ने एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया जो कैलाशपुरी उदयपुर में अपने पास स्थित है। इनके द्वारा ली गई उपाधियां लिखिएगा, इनके द्वारा ली गई उपाधियां हिंदू सूर्य, जो उपाधियां इन्होंने ली वो लिखिएगा, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकव्वे। हिंदू सूर्य और राजगुरु और चकव्वे इत्यादि उपाधियां इनके द्वारा ली गई। तो ये बप्पा रावल थे जिन्होंने मेवाड़ राज्य की नींव रखी। मेवाड़ राज्य कहाँ है? आप मैप में इजीली आप देख सकते हैं। बप्पा रावल की इमेज भी हमें साफ दिख रही है। तो बप्पा रावल ने इतना महत्वपूर्ण काम किया। आपसे इसमें कुछ भी पूछ लेगा, एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल। हिंदू सूर्य की उपाधि किसने धारण की? बप्पा रावल। ये सब गुहिल वंश ये है। बप्पा रावल के पापा का नाम क्या था? नागादित्य। शिव मंत्र की उपाधि शिव मंत्र की दीक्षा किसने दी अपने को? एक लिंग जी को, मतलब अपने बप्पा रावल को, तो हारित ऋषि ने। एक लिंग जी की दीवान की उपाधि किसने दी? हारित ऋषि ने। गुरुदाई तलवार किसने दी? गोरखनाथ ने। तो इस तरह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्तांगन मौर्य ने। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगला स्टार डाल के लिखिएगा, इसको हटा रहा हूं मैं, स्टार डाल के लिखिएगा, बप्पा रावल के वंशज, या लिखिएगा बप्पा के या बप्पा रावल के वंशज अल्लट के द्वारा आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया गया मेवाड़ की। आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा हमसे पूछा जाता है। बप्पा के वंशज अल्लट के द्वारा आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। और लिखिएगा इसमें, और इसी ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। नौकरशाही का गठन किया। और अल्लट ने मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। नौकरशाही दैट इज ब्यूरोक्रेसी। आप पेमेंट देखिए, फिक्स पेमेंट पे देखिए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसके अंदर छांट देते हैं कि आपको इस डिपार्टमेंट पे ये काम करना है, आपको इस डिपार्टमेंट पे ये काम करना है। तो नौकरशाही क्या ब्यूरोक्रेसी जो स्टार्ट की, सबसे पहले अल्लट ने क्या की, अपने पास ब्यूरोक्रेसी स्टार्ट की। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा एक बताना चाहूंगा डेट के बारे में। देखिए आपने ईस्वी पढ़ा होगा, कई जगह आप मान लीजिए 1303 ईस्वी होता है, कई जगह आप देखते हैं 1303 ईसा पूर्व लिखा होता है। देखिए दोनों बहुत ज्यादा इसमें अंतर है। क्या अंतर है हम देख लेते हैं। देखिए अंतर ये है कि पूरी दुनिया में हमने माना कि 0 ईस्वी के दिन ईसा मसीह का हैप्पी बर्थडे हुआ। ईसा मसीह पैदा हुए उस दिन। जिस दिन ईसा मसीह पैदा हुए हमने उसको 0 ईस्वी माना, स्केल पे समय का स्केल लिया और हमने बोला कि साहब जब ईसा मसीह पैदा हुए वो ईस्वी वाला होगा 0 ईस्वी और वो ईसा मसीह वाला अपना दिन। इससे जो ईसा मसीह का पैदा होने से पहले जो चीजें घटित हुई उसके लिए हम लेंगे ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, बीसी, ईसा पूर्व। इसको हम बोलेंगे ईसा पूर्व, क्योंकि ये घटनाएं ईस्वी पूर्व, ईसा के पैदा होने से पहले घटित हो चुकी थी। तो हम बोलेंगे ईसा पूर्व या बिफोर बीसी, बिफोर क्राइस्ट। 1303 ईसा पूर्व का तात्पर्य हमारे पास में ये है कि जो 1303 है ये कब ईसा मसीह के पहले पैदा होने के पहले घटना घटित हो चुकी है। ये पहला जो साल था वो ईसा मसीह के पैदा होने से पहले था, ईसा पूर्व। लेकिन जब हम लिखते हैं 1303 ईस्वी, इसका तात्पर्य क्या है, या फिर हम एडी लिखते हैं इंग्लिश में, एविनो डोमिन बोलते हैं इसको। यह ईसा मसीह के पैदा होने के बाद की घटनाएं क्या कहलाती है अपने पास में? केवल ईस्वी या एडी कहलाती है, एविनो डोमिन। और इनसे पैदा से पहले जो घटनाएं थी वो बिफोर क्राइस्ट कहलाती है। साफ पता लग रहा है बीसी से, बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट से पहले, ईसा के जन्म से पहले। तो ये स्केल चलता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे छोटी सी इंफॉर्मेशन है
हो सकता है आपको पता हो, लेकिन इसे भी आनी चाहिए, बहुत छोटी सी बातें हैं, ठीक है। इतना आपने लिख लिया। अब आगे ही ये आप साइड में कहीं भी ऐसे स्टार लगा के कहीं भी लिख लीजिएगा नोट बना के। अब आगे लिखिएगा, इसको हटा रहा हूं सबको मैं, स्टार बना के लिखिएगा आगे। गोहिल शासक क्षेम सिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया। मेवाड़ की रावल शाखा से तात्पर्य क्या है? अपने नाम के आगे रावल लगाना। रावल क्षेम सिंह, रावल रतन सिंह। आपने रिसेंटली अगर पद्मावत पिक्चर देखी होगी तो उसमें रावल रतन सिंह यूज में लेते हैं, जबकि उसमें महाराणा ब्राणा कहीं भी यूज में नहीं लिया गया है। उसका रीजन आपको भी सामने पता लग जाएगा कि लिखेगा मेवाड़ के क्षेम सिंह ने रावल शाखा को जन्म दिया तब तथा राहप ने, ये राहप भी बप्पा रावल के वंशज थे, राहप ने सिसोदा ग्राम में राणा शाखा को शुरू किया। क्षेम सिंह ने रावल शाखा को स्थापित किया, राहत सिसोदा ग्राम में जाके वहां पर अपना राज्य स्थापित कर दिया और राणा शाखा को इन्होंने क्या शुरू किया। चूंकि लिखेगा राहत ने सिसोदा ग्राम में राणा शाखा को शुरू किया, सिसोदा में रहने के कारण ये सिसोदिया कहलाए। कितना इंटरेस्टिंग है। आपसे कोई पूछे कि सिसोदिया महाराणा प्रताप, अगर आपको पूछा गया है कि महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे या रावल वंश के थे, तो महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे। वो आगे डिसाइड हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कैसे, क्योंकि राहत के वंशजों ने वापस क्या अधिकार किया था वहां पे जाके, ठीक है। तो इतना होगा, रावल रतन सिंह जब अपन हार चुके थे तो उसके बाद सिसोदियों ने वापस इसको छीना था। किनसे? अपने पास में छीना था इनसे, अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। इस तरह से आप समझ लीजिएगा, सिसोदिया कहलाए। अगला स्टार डाल के लिखिएगा। क्षेम सिंह के पुत्र, ये क्षेम सिंह थे, इनके पुत्र सामंत सिंह को 1172 ईस्वी में 1172 ईस्वी में नाडौल के चौहान वंशीय राजा कीतू या कीर्तिपाल चौहान ने हराया और सामंत सिंह तब वागड़ चले गए। वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा वर्तमान का ये वागड़ वाला इलाका है, और सामंत सिंह हमारे पास वागड़ चले गए। अब आगे क्या होता है? सामंत सिंह तो चले गए, अब लिखिएगा, अगला स्टार डाल के लिखिएगा। 1179 ईस्वी में क्षेम सिंह के छोटे पुत्र, ये बड़े पुत्र थे, इनके छोटे पुत्र थे कुमार सिंह ने कीतू को हराया, वह राज्य वापस लिया। कुमार सिंह ने कीर्तिपाल चौहान को हराया और वापस लिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाडौल के कीर्तिपाल चौहान को किसने हरा कर वापस मेवाड़ राज्य प्राप्त किया? तो कुमार सिंह ने वापस प्राप्त किया। अगला स्टार डाल के लिखिएगा। कुमार सिंह के वंशज जैत्र सिंह के समय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमार सिंह के वंशज जैत्र सिंह के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने 1234 ईस्वी में नागदा पर आक्रमण किया और उसे क्षति पहुंचाई। तब जैत्र सिंह ने मेवाड़ की नई राजधानी चित्तौड़ घोषित की। तो यहाँ पे जो 3 राजधानियां मेवाड़ की हमको देखने मिल रही है। पहली बप्पा ने हमें शुरू की नागदा के अंदर, देखिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी राजधानी अल्लच ने बनाई थी उन्होंने आहड़ में, और तीसरी राजधानी हमें देखती है जैत्र सिंह के द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैत्र सिंह वाला चित्तौड़ को नई राजधानी घोषित किया गया। इसका कारण था इल्तुतमिश ने नागदा का आक्रमण कर दिया था और उसे भयंकर क्षति पहुंचाई थी। इतना आपने समझ में आ गया। अगला आप लिखिएगा, इनको उठा रहा हूं, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है आपको। देखिए सारे जितने भी चल रहे हैं गोहिल वंश चल रहे हैं, ये अपने पर रावल लगाते हैं आगे नाम के आगे, ठीक है। अब आगे चलिएगा। समर सिंह लिखिएगा, समर सिंह स्टार डाल के लिखिएगा। समर सिंह, इनका जो था प्रशासन 1267 से
1302 ईस्वी तक रहा। अब इसमें लिखिएगा इनके दो पुत्र हुए, इस प्रकार आप बना लीजिए, दो पुत्र हुए, एक का नाम रतन सिंह था, रत्न सिंह, और दूसरे का नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कुंभकर्ण नेपाल चले गए और वहीं पे अपना राज्य स्थापित किया, और रत्न सिंह को मेवाड़ का राज्य मिला, और यही हमारे पास में क्या कहे, रावल रत्न सिंह कहलाए, रावल रत्न सिंह कहलाए। इस तरह से बना लीजिएगा। समर सिंह दो पुत्र, एक तो रतन सिंह जो मेवाड़ में उनको शासन मिला, एक कुंभकर्ण जो नेपाल चले गए, वहां पर उन्होंने क्या शासन किया। अब जो यहाँ से आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होने वाली है। यहाँ तो अपने बेसिक फैक्ट हो गए। अब मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार। अब देखिएगा, अब देखिए आप यहाँ पे लिखिएगा रावल रतन सिंह, स्टार डाल के लिख लीजिएगा रावल, या आपको रावल रतन सिंह है हमारे पास में, ये पद्मावती जी हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, तो आप डालेंगे हेडिंग रावल रत्न सिंह, रावल रत्न सिंह, रावल रतन सिंह। इनका जो कार्यकाल रहा वो 1302 से, जो शासनकाल रहा 1302 से 1303 ईस्वी तक रहा। अब देखिए इनके काल में बड़ी ही भयानक चीजें घटित हुई। इनके काल में चित्तौड़ का पहला साका हुआ। साका क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, और सुनिए पहले एक बार। जो साका होता है उसमें जौहर और केसरिया, केसरिया दोनों होते हैं। साका का जौहर का तात्पर्य क्या है कि जितनी भी स्त्रियां हैं वो अग्नि कुंड में क्या प्रवेश कर जाएंगी। केसरिया क्या होता है कि जितने भी वहां पर पुरुष हैं युद्ध के लायक हैं, वो केसरी पगड़ी पहनकर युद्ध भूमि में जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, या तो अपने युद्ध जीत कर आएंगे या अपने प्राणोत्सर्ग करके आएंगे, सम्मान के साथ में वो मर के आएंगे, वापस नहीं लूटेंगे। तो इसको हम दोनों को क्या बोलते हैं, जब जौहर और केसरिया जात में होता है तो उसको बोलते हैं हम साका। अगर हमसे पूछे कोई अर्ध साका क्या होता है, जो जैसलमेर में हुआ हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या जहां पर मर्द लोगों ने, पेन पुरुषों ने केसरिया तो किया लेकिन औरतों ने जौहर नहीं किया, वो क्या कहलाता है, अर्ध साका हमारे पास में कहलाता है। इस प्रकार आपको समझ चुके होंगे। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने अंदर रिवाजों में, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, बाकी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रावल रत्न सिंह के काल में अलाउद्दीन खिलजी ने इनके ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। कुछ लोग बोलते हैं रानी पद्मावती की वजह से किया, जबकि ये कारण थोड़ा गलत है। क्योंकि रीजन क्या है, कुछ लोग दावा करते हैं पद्मावती के, लेकिन ऐसा बड़ा ही रोचक ऐसा पॉसिबल कम है। रीजन क्या है इसका पुनर्विचार देता हूं आपको, कि जब साका हुआ 1303 ईस्वी में हुआ, लेकिन जब ऐसा बोला कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती की वजह से मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो यह बड़े ही अचंभित बात है। क्योंकि जब पहली बार पद्मावत लिखा गया, पद्मावत लिखा गया था, पद्मावत लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, और ये करीब उन्होंने लिखा था 1540 ईस्वी में। अब आप खुद समझिए 1303 ईस्वी में कोई घटना घटित हो रही है, और करीबन आप उसके 230 साल बाद या 230 के आसपास साल बाद आप कोई चीज या कोई किताब लिख रहे हो, तो उसमें कितना ही ठीक होगा, उसकी इंफॉर्मेशन कितनी ही रिलायबल होंगी। आप ये खुद समझ सकते हैं कि आज कोई घटना घटित होती है, आज जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तभी भी साक्ष्यों के साथ में छेड़छाड़ हो जाती है। तब तो हमारे पास ऐसी कुछ सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। तो 1303 ईस्वी में जब साका हुआ और मलिक मोहम्मद जायसी ने पहली बार जिक्र किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती की वजह से अपने लिए युद्ध किया मेवाड़ के साथ में, तो ऐसा पॉसिबल हरगिज नहीं है। जो मेन रीजन था ये था कि अलाउद्दीन खिलजी को बार बार गुजरात में जाना पड़ता था और वो मेवाड़ से होकर ही निकलता था, तो बार बार उसको का विरोध का सामना करना पड़ता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार में ही सब कुछ खत्म कर दिया जाए, मेवाड़ को अपने साथ में ले लेंगे, तो इसके जो किले हैं, रक्षक किले, वो हमारे हो जाएंगे और हमारे लिए एक बहुत अच्छा रास्ता भी मिल जाएगा हम जाने के लिए। तो इस प्रकार जो था, इसका जो एक राजनीतिक व्यू देखने को मिलता है वो यही था कि इसकी सेना को गुजरात जाने के लिए बार बार में समस्या ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए मेवाड़ के ऊपर अपने का कब्जा करना जरूरी हो गया था। बाकी ये कितनी बात है, आप यहाँ से आपको बता दिया कि 230 साल तक बाद ये लिखा गया था, तो ये कितना सच है आप खुद अपनी बुद्धि से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें लिखिए रावल रतन सिंह में लिखिएगा
अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़गढ़ पर 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया। लिखिएगा इसी के अंदर लिखिएगा, इसी समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ। इसी समय चित्तौड़ का या मेवाड़ का, लिखिएगा इस समय चित्तौड़ या मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ। अगर हमसे पूछे प्रथम शाखा कब, तो 1303 अगस्त लिख देंगे हम यहाँ पर। चित्तौड़ शाखा क्या होता है? जौहर और केसरिया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अलाउद्दीन ने 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ मेवाड़ या चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। यह मेवाड़ या चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था। इसमें लिखिएगा अगला पॉइंट डाल के, युद्ध में रावल रतन सिंह के वीर सेनापति गौरा व बादल शहीद हुए। गौरा व बादल वीर गति से लड़ते हुए शहीद हुए। अगला लिखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम, लिखिएगा चित्तौड़गढ़ जब जीत लिया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पर, जिसका नाम था खिज्र खां, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, खिजराबाद रख दिया। अगला डाल के लिखिएगा पॉइंट, इस मुहिम में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ मौजूद थे। यह इस युद्ध का वर्णन, लिखिएगा इस युद्ध का, इसमें लिखिएगा इस युद्ध का वर्णन अमीर खुसरो द्वारा रचित खुजाइन उल फतूह व आशिका में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा कि 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई। तो इतना आप समझ सकते हैं कि कितना अपन ने, जब पद्मावत की रचना हुई तो कितने टाइम बाद हुई, कितने साक्ष्यों को छेड़ा गया होगा। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। रावल रतन सिंह की अगली है, इसी हेडिंग में लिखिएगा आप अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा कि 1313 ईस्वी में, अब इन्होंने जीत लिया तो इनके लिए क्या हुआ अपने पास में, लिखिएगा अगला क्या आगे, इसके जीतने के बाद इन्होंने क्या हुआ, 1313 ईस्वी में सोनगरा चौहान मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासन संभला दिया गया। इसी में लिखिएगा 1326 ईस्वी में हमीर सिसोदिया ने मालदेव के पुत्र जैसा को हराकर मेवाड़ का महाराणा बना और सिसोदियों की सत्ता स्वतंत्र भारत तक बनी रही। तो आप समझ गए होंगे सिसोदिया कौन थे? राहब के द्वारा सिसोदा ग्राम में क्या स्थापना की थी? सिसोदा ग्राम में सिसोदिया शाखा का स्थापना की थी। ठीक है, तो आप देखिए जब से हमीर ने क्या किया, मालदेव के बेटे जैसा को हराया, तो सिसोदिया था वो, राहब के ही वंशज थे। रावल शाखा थी रतन सिंह के साथ में क्या खत्म हो गई थी।
रावल शाखा रतन सिंह के साथ में खत्म। अब जो शाखा देखेंगे महाराणा प्रताप, कुंभा वगैरह जितने मिलेंगे ये सब सिसोदिये थे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जेत्र सिंह, क्षेम सिंह इनके नाम पूछ लेगा, और यहाँ पे तो आपको रतन सिंह पूछ देगा और कहेगा निम्नलिखित में से रावल शाखा का कौन सा था, निम्नलिखित में से सिसोदिया शाखा का कौन सा था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने रतन सिंह का यहाँ पे पूरा हमारे पास में हो चुका है, सारा डिटेल्स हमने यहाँ पे दे दी है। अब इसमें एक नोट डाल के लिखिएगा, नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा हमीर को, अब देखिए सिसोदिये थे इसलिए आगे राणा लगाते थे, अगर राणा हमीर पे आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सिसोदिये थे, इन्होंने क्या राणा शाखा की स्थापना की थी और रावल शाखा अपने पास में क्षेम सिंह के द्वारा, ठीक है। तो लिखिएगा नोट में, हमीर को ये पूछा जाता है रसिक प्रिया की टीका में वीर राजा कहा गया है। हमीर को रसिक प्रिया की टीका में वीर राजा कहा गया है। अगला लिखिएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, ये हम पढ़ेंगे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति क्या होती है सब पढ़ लेंगे हम। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राजा हमीर को विषम घाटी पचानन कहा गया है। देखिए प्रशस्ति क्या होती है, देखिए पुराने जमाने में बड़े बड़े शिलाओं पर लेख लिखे जाते थे, राइटिंग लिखी जाती थी, उनको हम बोलते थे शिलालेख। लेकिन किसी शिलालेख में राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन करे, उनकी प्रशंसा करे, राजा की उपलब्धियां और उनकी प्रशंसा की जाए तो वह हमारे पास कहलाती थी प्रशस्ति। क्या कहलाती थी? प्रशस्ति। समझ में आ गया आपको? बड़े बड़े शिलाओं पर क्या लेख लिखे जाते थे, वो हम बोलते थे शिलालेख। क्यों? क्योंकि शिलाओं पर लिखे गए, उस पर अगर राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है तो हम बोलेंगे किसको? प्रशस्ति। क्यों? उसकी बड़ाई करता है, उसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है। इतना आपने लिख लिया। अब अगला आप इसको लिखेगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, अगला लिखिएगा, आप हटा रहा हूँ मैं इसको। अब आपके सामने आपको एक महाराजा दिख रहे हैं, ये महाराणा लाखा सिंह है। लिखिएगा आप लाखा सिंह। अगला जो हमारा लिखेगा महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा, महाराणा लक्ष्य सिंह इनका, और या फिर लाखा, महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा। इनका कार्यकाल जो था, शासनकाल 1302 ईस्वी से लेके 1421 ईस्वी तक रहा। इसमें इनके कुछ शासनकाल में कुछ घटनाएं घटित हुई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए एक बार। जो घटनाएं थी लिखेंगे, फोन डाल के लिखिए। ये महाराणा लाखा है हमारे पास में, महाराणा लाखा, इनका लक्ष्य सिंह था। अगर महाराणा लक्ष्य सिंह भी आए तो आप घबराए नहीं, महाराणा लाखा लक्ष्य सिंह एक ही बात। लिखिएगा इनके शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकले, जावर में चांदी की खान निकले। इनके शासनकाल में, लिखिएगा, जावर में चांदी की खान निकल आई। इनके शासनकाल में, अगला पॉइंट लिखिएगा, एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। इनके शासनकाल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। झीलों में हम पढ़ चुके हैं कि पिछोला झील का नाम किसने करवाया? पिछोला झील का निर्माण बंजारे ने करवाया। अगला लिखिएगा, लाखा के काल में सल्तनत से कोई आक्रमण नहीं हुआ, दिल्ली के अंदर हमारे पास मुस्लिम राजा हुआ करते थे, वहां पर से अराजकता फैल गई थी इनके टाइम पर। जब उनका शासन चल रहा था तो दिल्ली में तख्त पलटता रहता था, अराजकता चल रही थी, इसलिए उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से कोई आक्रमण नहीं हुआ। देखिए, जब तक मुगल्स नहीं आए, मतलब जब तक बाबर नहीं आया, तब तक का जो हमारा पास बोला जाता है उसको बोला जाता है सल्तनत काल। लेकिन जैसे ही बाबर आया, उसके बाद जब तक औरंगजेब रहे, उस तक हम बोलते हैं मुगल काल। तो ये दो चीजें अलग अलग है, सल्तनत काल अलग है, मुगल काल अलग है। थे दोनों मुस्लिम शासक, लेकिन उनके कालों को सल्तनत काल और मुगल काल में बांटा गया है।
ठीक है, तो आप ये लिखिएगा सल्तनत काल में कोई आक्रमण नहीं। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिएगा, इनके बड़े पुत्र कुंवर चूड़ा, इनके बड़े पुत्र कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सुनिएगा। महाराणा लाखा जब बहुत ही वृद्ध हो गए थे, बहुत ही वृद्ध अवस्था में थे, ये बूढ़े हो गए थे, तब मारवाड़ के रणमल राठौर की बहन से इनका विवाह हुआ। बहन से इनका हुआ जब बहुत बूढ़े थे, तब सबसे बड़े इनके पुत्र थे, वो थे कुंवर चूड़ा। वो थे अपने पास सबसे बड़े पुत्र कुंवर चूड़ा। तो उन्होंने, रणमल राठौर उनकी बहन ने कहा कि हमारा पुत्र ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा, ठीक है, कुंवर चूड़ा मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठेगा। तो महाराणा लाखा ने कुंवर चूड़ा को जब ये प्रस्ताव बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है और मुझे से बड़ा प्रेम है, वो शादी करना चाहता हूं, तो कुंवर चूड़ा ने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन सन्यासी की तरह रहूंगा, आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मेरे कोई वंश नहीं रहेगा और मैं सत्ता में नहीं आऊंगा, मैं शासन नहीं करूंगा। और उन्होंने प्रण लिया कि रणमल राठौर की जो बहन की जो बच्चा होगा उसी को मैं क्या करूंगा, मेवाड़ की गद्दी पर बैठाऊंगा। इस कारण से कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। इतना आपको समझ में आ गया। अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट डाल के, महाराणा लाखा का वृद्धावस्था में मारवाड़ के रणमल राठौर की बहन हंसाबाई के साथ विवाह हुआ, जिनसे उनका मोकल का जन्म हुआ। उनके पुत्र का नाम हंसाबाई और महाराणा लाखल का वृद्धावस्था में पुत्र हुआ, उसका नाम था मोकल। ठीक है, इतना आपने लिखिए। अब मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा। अगला आप स्टार डाल के लिखिएगा महाराणा मोकल स्टार डाल लीजिएगा। महाराणा मोकल। अब इनके काल में क्या क्या विशेषता लिखिएगा। इनका शासनकाल 1421 से 1433 ईस्वी तक रहा, महाराणा मोकल। अब इसमें पॉइंट डाल के लिखिएगा, इनकी मां मारवाड़ के रणमल राठौर की बहन हंसाबाई थी। अगला लिखिएगा, मेवाड़ की शक्ति, इनके काल में, महाराणा मोकल के काल में मेवाड़ की शक्ति मामा रणमल राठौर, मोकल जो थे भांजे लगेंगे ना रणमल राठौर के, क्योंकि उनकी बहन के पुत्र थे। तो लिखिएगा, इनके काल में मेवाड़ की शक्ति मामा रणमल राठौर के हाथों में आ गई थी, तथा चाचा व मेरा, दो व्यक्ति हैं, का प्रभाव बढ़ गया था। चाचा व मेरा का प्रभाव बढ़ गया था। लिखिएगा आगे, लिखिएगा, युद्ध भूमि में चाचा व मेरा के द्वारा इनकी हत्या 1433 में कर दी गई। इन्होंने, चाचा व मेरा ने महाराणा मोकल को युद्ध भूमि में मार दिया। लिखिएगा, तो युद्ध भूमि में चाचा व मेरा ने महाराणा मोकल की हत्या कर दी। जो अगला नाम आ रहा है वो इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके सामने से हटा रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। उसने जो काम किए, बहुत ही बड़े बड़े युद्ध लड़े और मेवाड़ का बहुत विस्तार किया। अगला जो हेडिंग डालेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इससे हमेशा किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। स्टार डाल के लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे हमारे ये, महाराणा कुंभा। इनका जो राज्य था, शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक चला। महाराणा कुंभा, ये देख सकते हैं महाराणा कुंभा है हमारे पास में ये, और ये इनके द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ। अब हम देखेंगे कैसे बनवाया गया है। इसको कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। ये हमारे पास बाबर हैं, जिन्होंने मुगल सल्तनत शुरू की। ठीक है, मुगल जो बादशाह थी बाबर ने ही शुरू की थी। तो आप महाराणा कुंभा में सबसे पहले लिखिएगा
मोकल का ज्येष्ठ पुत्र, मोकल का ज्येष्ठ पुत्र थे और इन्होंने महाराजाधिराज, ये आपको याद करनी है, महाराजा, इन्होंने महाराजा धीराज राव राय, महाराजा धीराज राव राय, राणे राय, राणे राय, राजगुरु, राजगुरु, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, अभिनव, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य इत्यादि उपाधियां धारण की। देखिए उपाधियां क्यों लेते थे? उपाधियां लेने का सिंपल सा एक बेसिक रीजन ये था कि जगह जगह राजा हो गए थे, तो उन्होंने क्या खुद को महाराजा धीराज, राजाओं का भी राजा, महाराजा, ठीक है, हिंदू सुल्तान, हिंदुओं का सुल्तान, सबसे जो मुख्य राजा, मुख्य वो अपने बात में बोलेंगे तो इस तरह से इन्होंने क्या बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां लेके क्या खुद को ऊपर करते थे नॉर्मल राजाओं से। इसलिए उपाधियां धारण करने के पीछे इनका एक सबसे बड़ा रीजन था। अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा, मामा रणमल राठौड़ की मदद से चाचा व मीरा का दमन किया, चाचा व मीरा का दमन किया, चाचा व मीरा का दमन किया। अब यहाँ पे जो इनकी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो लिखिएगा। देखिए बाबर की इमेज में यहाँ पे गलती से डाल दी है, इधर गलती से दोनों ऐड थी तो डल गई हैं, तो आप इसको इतना मत देखिएगा, हमारा इस पे फोकस रखिएगा, कुंभा पर विजय स्तंभ पर, बाबर वाला गलती से डाल दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगला स्टार डाल के लिखिएगा, सारंगपुर का युद्ध। अब ना यहाँ पे इन्होंने युद्ध लड़े, उनके बारे में देखेंगे हम। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 ईस्वी में यह हुआ। आप इस तरह से ही लिख लीजिएगा, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी किस किस के बीच में? महाराणा कुंभा वर्सेस मालवा का महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, मालवा के महमूद खिलजी के बीच में। इसमें विजय कुंभा की हुई, तो विल लिख लीजिएगा इस तरह से, आप इस तरह से लिखेंगे हम, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? क्वेश्चन पूछ सकता है कि सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437 ईस्वी में किस के बीच में लड़ा गया? कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के। कौन जीता? कुंभा जीते। अब इसमें लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, यहाँ पे नोट डाल के लिखिएगा, इसी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। विजय स्तंभ जो आप देख सकते हैं, ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। कौन सी विजय? मालवा विजय आपसे है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किस युद्ध के बाद हुआ? तो सारंगपुर का युद्ध। आपसे आ जाए कि विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय में करवाया गया, किस विजय के बाद करवाया गया? तो मालवा विजय के बाद करवाया गया। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। अब थोड़ा विजय स्तंभ के बारे में लिख लीजिए। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, नोट में चलने दीजिएगा, विश्वकोश कहा जाता है। देखिएगा इसके अंदर, इसके निर्माणकर्ता कौन कौन थे लिखिएगा, जैता और उसके पुत्र नापा पौमा व पूंजा थे। इसके निर्माणकर्ता जैता और नापा, इसके पुत्र नापा पौमा और पूंजा थे। इसी में लिखिएगा कीर्ति स्तंभ, इसी के अंदर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, लिखिएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, लिखिएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के निर्माणकर्ता, लिखिएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के निर्माणकर्ता, लिखिएगा कवि अत्रि ने शुरू की तथा उसके पुत्र महेश के द्वारा
समाप्त। इनकी मृत्यु हो गई थी अत्रि जी की, कवि अत्रि की, तो इसलिए महेश के द्वारा इस कीर्ति स्तंभ पुष्पवृष्टि को क्या किया, समाप्त किया गया। इतना आपने लिख लिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप फिर से लिखिएगा, हटाइएगा इसको, मैं इसमें कंटिन्यू रखिएगा, इसमें कंटिन्यू लिखिएगा। चापानेर की संधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चापानेर की संधि 1456 ईस्वी में हुई थी। इसमें थोड़ा लिखिएगा, चापानेर की संधि में लिखिएगा, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन, वह लिखिएगा मालवा के जो सुल्तान थे अपने पास, जिनको हराया था इन्होंने, महमूद खिलजी, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने कुंभा को हराकर राज्य आपस में बांट लेने के लिए यह संधि की। कुंभा को हराकर राज्य बांट लेने के लिए, जो कुंभा का जो मेवाड़ राज्य होगा वो आपस में बांट लेंगे, यह संबंधित चापानेर की संधि हुई, ठीक है। कुंभा के राज्य को आपस में बांट लेने के लिए यह संधि हुई, किंतु 1457 ईस्वी में आक्रमण विफल रहा। किंतु कुंभा इनको दोनों को हराया था, 1457 ईस्वी में आक्रमण विफल रहा। लिखिएगा गुजरात व मेवाड़ का, इसमें लिखिएगा गुजरात व मेवाड़ के संघर्ष का मुख्य कारण नागौर का, लिखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, गुजरात व मेवाड़ के संघर्ष का मुख्य कारण नागौर का उत्तराधिकारी को लेकर था। नागौर का उत्तराधिकारी को लेकर था। उत्तराधिकारी कौन होगा नागौर का, उसके लिए था, ठीक है। इतना आपने लिख लिया। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा कवि श्यामलदास द्वारा, अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा, कवि श्यामलदास द्वारा रचित। देखिए साहित्य की काफी सारी कृतियां कुंभा जी की देन है, इनके पास में बहुत ही कवियों का खजाना था, तो उनमें ही हम पढ़ लेंगे। आधे नहीं तो आप मान लीजिए 20% साहित्य तो इनके द्वारा ही है। और जो भी देखेंगे आप, कवि श्यामलदास द्वारा रचित वीर विनोद में, अगर आपसे पूछे कि वीर विनोद के लेखक कौन थे, तो कविराज सामलदास नाम था इनका, कवि श्यामलदास द्वारा रचित वीर विनोद में राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने ही करवाया है। 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने ही करवाया है। इसमें लिखिएगा कंटिन्यू, कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया। और कटारगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग स्थित है। कटारगढ़ दुर्ग जिसमें कुंभा का निवास रहता था। इसमें आगे पॉइंट डाल के लिखिएगा कि चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कराया। बाद में यही मंदिर मीरा मंदिर बन गया। क्योंकि मीरा जी यहाँ बैठकर पूजा किया करती थी। इसको हटा रहा हूं आपके सामने। जब लिखिएगा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा कुंभा के द्वारा, अगला स्टार डाल के लिखिएगा, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में इनसे पूछे जाते हैं। पहला लिखिएगा संगीत राज, आपसे पूछ लेगा ये, निम्नलिखित में से कुंभा के द्वारा लिखे गए रचित ग्रंथ का नाम बताइए। संगीत राज कुंभा के द्वारा लिखा गया है। इसमें लिखिएगा गीत, वाद्य व नृत्य तीनों विधाओं का वर्णन। संगीत राज में गीत, वाद्य व नृत्य तीनों विधाओं का वर्णन। गीत, वाद्य व नृत्य
फिर दूसरा लिखेगा रसिक प्रिया, दूसरा हम लिखेंगे रसिक प्रिया। इसमें लिखिएगा जयदेव की, जयदेव की, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद रची गई है, उसके ऊपर टीका है रसिक प्रिया। ठीक है। तीसरा लिखेगा आप कामराज, कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। चौथा लिखिएगा संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। पांचवा लिखेंगे आप सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध। छठा आप लिखेंगे संगीत रत्नाकर टीका, संगीत रत्नाकर टीका। तो ये कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ थे, तो आप इनको याद रखिएगा। ये 6 के 6 ग्रंथ आपको एग्जैक्टली ऐसे कैसे याद रहने चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट स्टार्ट आके लिखेंगे कि कुंभा लिखे गए, कुंभा के राज्याश्रित, जो इनके शासन के अंदर राज्याश्रित, इनके राज्य के अंदर विद्वान कवि थे, जो ज्ञाता थे, वास्तुकार थे, उनके द्वारा, उनके नाम सबको पता होना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे श्री कान्नड़, लिखिएगा श्री कान्नड़ व्यास, श्री कान्नड़ व्यास। इसका पॉइंट डाल के लिखेगा एक लिंग महात्म्य के रचनाकार, एक लिंग महात्म्य के रचनाकार श्री कान्नड़ व्यास। इनके पहले जो दरबारी और अपने पास में कवि थे, विद्वान थे, जिन्होंने एक लिंग महात्म्य की रचना की। दूसरा लिखिएगा श्री सारंग व्यास, सारंग व्यास। ये कुंभा के संगीत गुरु थे, संगीत गुरु थे। तीसरा आप लिखेंगे रमाबाई, रमाबाई। चौथा आप लिखेंगे, ये कुंभा की ही बेटी थी रमाबाई, लिखेंगे चौथा अत्रि भट्ट, अत्रि भट्ट। लिखिएगा कीर्ति स्तंभ की रचना इन्होंने प्रारंभ की थी। पांचवा लिखिएगा महेश भट्ट। लिखिएगा अत्रि भट्ट, कवि अत्रि भट्ट के पुत्र, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ की रचना अंत किया, समाप्त किया। छठा लिखेंगे मंडन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा मंडन के अंदर कुंभा के प्रधान शिल्पी, कुंभा के प्रधान शिल्पी मतलब आर्किटेक्ट का काम करते थे, बनाने का काम सारा मंडन ही करते थे। अगला लिखिएगा सातवां नाथा, ये सब उनके क्या विद्वान थे, दरबारी। नाथा लिखिएगा मंडन का छोटा भाई, मंडन का छोटा भाई। यह वास्तु मंजरी के लेखक थे, वास्तु मंजरी के लेखक, उनके द्वारा वास्तु मंजरी लिखी गई थी। लिखिएगा आठवां गोविंद, आठवां था गोविंद। और नौवां था, नौवे में हम जैन आचार्य थे। इसके अंदर जैन आचार्य कौन कौन थे, लिखिएगा सोम सुंदर, सोम सुंदर। ये भी एग्जाम में पूछ जाता है, कुंभकालीन जैन आचार्यों के नाम बताइए। सोम सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी। यहां से देखिएगा अगला जय शेखर सूरी, भुवन कीर्ति, भुवन कीर्ति और सोमदेव, और सोमदेव। ये कहते हैं कुंभा के दरबारी विद्वान थे। इनमें से कई कवि थे, कई वास्तुकार थे, कई शिल्पी थे। तो आप समझ गए हैं इतना सारा। हम आपके सामने हटा रहा हूं। अब आगे देखिएगा इनकी मृत्यु कैसे हुई। देखिए पॉइंट डाल के लिखिएगा कुंभा को उनके अंतिम दिनों में उन्माद रोग हो गया था। उन्माद रोग, उन्माद रोग क्या होता है, एक मानसिक बीमारी होती है। इसके अंदर क्या होता है, हम हमारा व्यवहार बदलता रहता है। पल भर में हमारा व्यवहार गुस्से वाला, पल भर में हमारा व्यवहार प्यार वाला, पल भर में व्यवहार, हमारे व्यवहार में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। उसको उन्माद रोग बोलते हैं, एक मानसिक बीमारी है। ठीक है। उन्माद रोग हो गया था कुंभा के उनके पुत्र उदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम पूछा गया। कुंभा के उनके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हत्या कर दी थी। कुंभलगढ़ दुर्ग में हत्या कर दी थी। सरदारों ने उदा की जगह रायमल को राजा बनाया, उदा की जगह रायमल को राजा बनाया। इसी का आगे लिखिएगा रायमल का पुत्र, रायमल का पुत्र पृथ्वीराज सिंह, पृथ्वीराज सिंह उडाना, पृथ्वीराज उडाना
पृथ्वीराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उडाना पृथ्वीराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लिखिएगा, इसने इसने अजमेरू दुर्ग में, जो अजमेरू दुर्ग है लिखना, इसने अजमेरू अजमेरू दुर्ग में जीर्णोद्धार करवाया, मतलब मरम्मत करवाई, जीर्णोद्धार करवाया और उसे अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ नाम रखा, और उसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ नाम रखा। इतना आपको समझ में आ गया। ये क्या पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में तारागढ़ नाम अजमेर दुर्ग का किसने रखा, तो किसने, पृथ्वीराज सिंह ने रखा। समझ में आया कि नहीं आया? इतना आपने लिख लिया है तो अब हटा देते हैं इसको। अब आगे जो मुख्य थे हमारे लिखेंगे, इनको हटा देते हैं। अब आपको सामने आपकी इमेज दिख रही होगी, तो अगला लिखिएगा स्टार डाल के, महाराणा सांगा या संग्राम सिंह, संग्राम सिंह, या बोलेंगे हम इनको राणा सांगा। ये हमारे इतिहास काल के सबसे महान शासकों में से एक हैं। 1528 ईस्वी तक इनका क्या कह रहा अपना शासन काल रहा, संग्राम सिंह या महाराणा सांगा। तो आप इसमें लिखिएगा, आप देख सकते हैं महाराणा सांगा की इमेज आपको दिख रही, एक हाथ इनका युद्ध में लड़ते हुए, इनके शरीर के ऊपर 80 घाव थे। युद्ध में लड़ते लड़ते इनका एक हाथ कट गया था, एक आंख फूट गई थी। तो ये उनकी इमेज है, आप देखेंगे पोर्ट्रेट इमेज दिखाई गई है यहाँ पे महाराणा सांगा की। तो आप इसमें लिखिएगा महाराणा सांगा में पहली बात, मेवाड़ का सर्वाधिक विस्तार सांगा के काल में हुआ। मेवाड़ का सर्वाधिक विस्तार महाराणा सांगा के काल में हुआ। इनके शरीर पर 80 घाव थे, इनके शरीर पर 80 घाव थे, 80 घाव थे। अब लिखिएगा अगला पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट चलेंगे हमारा, लिखिएगा इन्होंने जो युद्ध किए सब सर्वाधिक हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। इन्होंने कब कब कौन कौन से युद्ध किए, ये सारे महत्वपूर्ण है। तो लिखिएगा पहला युद्ध जो इन्होंने किया, नंबर डाल लीजिएगा यहाँ पर फर्स्ट, खातौली का युद्ध। ये युद्ध आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये युद्ध एग्जाम में हमसे सीधे पूछे जाते हैं। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ। लिखिएगा किन किन के बीच में हुआ, जैसे मैं उतार लिख रहा हूं वैसे लिखिएगा, सांगा वर्सेस, ऐसे ही लिख लीजिए, खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी, सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे, इब्राहिम लोदी वहीं के राजा थे पूरे। तो इनके बीच में आपस में युद्ध हुआ। इसमें विन किसकी हुई हमारे पास, जीते महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के इसमें क्या हुई, जीत हुई। अगला लिखेंगे दूसरे नंबर पर हम गागरोन का युद्ध। ये हमसे पूछा जा सकता है, गागरोन का युद्ध 1518 ईस्वी में ये हुआ। लिखिएगा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी, मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी वर्सेस सांगा के बीच में हुआ। ऑब्वियसली बात है महाराणा सांगा इसमें जीत गए और इनको कैद करके चित्तौड़गढ़ में ले गए, लेकिन उन्होंने बाद में इसको छोड़ दिया। गागरोन का युद्ध था यहाँ 1518 ईस्वी में। तीसरा आप लिखेंगे युद्ध हुआ बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध जो हुआ धौलपुर में हुआ। धौलपुर में किन किन के बीच में, फिर से लिखिएगा, सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था बाड़ी का युद्ध। फिर से 1519 ईस्वी में हुआ और फिर से कौन जीता, सांगा। यही रिजल्ट रहा, उत्तर देखिएगा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, और जीते कौन से हमारे, फिर से महाराणा सांगा जीत गए। अगला लिखिएगा चौथा युद्ध जो हुआ बयाना का युद्ध। ये 1527 ईस्वी में हमारे पास हुआ। किस किस के बीच में हुआ, बाबर की फौज, स्वयं बाबर मौजूद नहीं था इसमें, बाबर की फौज वगैरह और सांगा, स्वयं बाबर नहीं था इसमें। और इसमें जीत किसकी हुई, महाराणा सांगा की। अब पांचवा आप जिसको बता रहा हूँ लिखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे कई हमको वो बोले जाते हैं कि मुस्लिम सत्ता का जो प्रवेश द्वार था वह यहीं से शुरू हुआ। कहां से, महाराणा संग्राम सिंह के हारने से। क्यों, क्योंकि इनकी छत्र छाया में सारे राजपूत लड़े, इसलिए जब ये हारे सारे राजपूतों की क्या हो गई, वो हार मान ली गई।
आप मैं बता दूंगा कैसे। 5वां लिखिएगा आप यहाँ पर अभी, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं इन्होंने बयाना के दुर्ग के बाद में अपनी फौज को सीधे क्या किया, बाबर की फौज पर अटैक नहीं करवाया, ये बुसावर में जाके वहां पर थोड़ा आराम करने लग गए, जिससे इनकी सेना में सुस्ती छा गई और बाबर ने खुद को प्रिपेयर कर लिया। और इसलिए क्या हुआ, अपने पास जब बाबर ने खुद को प्रिपेयर कर लिया तो इनको इजीली अपने पास में से हरा दिया। आपको समझ में आ रहा है बात? तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानना है, जबकि ऐसा नहीं है। जो स्थिति और परिस्थितियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। आज के युग में बैठ के हम पुराने युग की बातों का अंदाजा नहीं लगा सकते। उस टाइम परिस्थितियां अलग थी, तो उन्होंने उस हिसाब से ही काम किया होगा। तो अगला लिखेगा 5वां, खानवा का युद्ध मार्च 1527 किस किस के बीच में हुआ, ये देखिएगा, बाबर और वर्सेस सांगा, राणा सांगा। इसमें बाबर जी की विजय हुई और इस विजय के साथ में ही भारत में मुस्लिम सत्ता का क्या हुआ, द्वार खुल गया। बादशाही, मुगलाई सल्तनत, मुगलाई बादशाही शुरू हो गई। इसके पीछे रीजन क्या था, आप लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, यहाँ पे एक नोट डाल दीजिएगा और नोट डाल के एक बात लिखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लिखिएगा नोट डाल के कि राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों का संघ लड़ा, जिसमें जिसमें इसमें जिसमें इस तरह से लिख लेगा, मारवाड़ के, ये पूछा जाता है हमसे, मारवाड़ के गंगा व मालदेव, मारवाड़ के गंगा व मालदेव, आमेर के पृथ्वीराज, आमेर के, ये एकमात्र ऐसे राजपूत शासक थे जिनकी छत्र छाया में सारे राजपूतों ने युद्ध लड़ा। इनके बाद में ऐसा राजपूत शासक कभी पैदा नहीं हुआ जिसकी छत्र छाया में सभी राजपूतों ने संघ बनाकर युद्ध लड़ा हो। तो राजपूत संघ में पहला लिखेगा मारवाड़ के गंगा मालदेव, आमेर के पृथ्वीराज, इधर के भारमल, इधर के भारमल, बागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बागड़ के उदय सिंह व खेतसी, उदय सिंह व खेतसी, देवलिया के बाघ सिंह, देवलिया के बाघ सिंह। अगला लिखिएगा चंदेरी के मेंदिनी राय, चंदेरी के मेंदिनी राय। अगला डाल के लिखिएगा बीकानेर के, तो आप देख सकते हैं जितने भी शासन थे हमारे पास, सब ऑलमोस्ट सारे राजपूत शासक थे, इनके क्षेत्र में लड़े थे। बीकानेर के कल्याणमल, कल्याणमल। अगला लिखिएगा झाला अज्जा, झाला अज्जा। अगला लिखिएगा नरपत हाड़ा, इसको नरपत, कई लोग नरपत भी बोल देते हैं, नरपत भी एक ही बात है, नरपत हाड़ा। वीर सिंह देव, वीर सिंह देव। और अगला आप लिखिएगा वीरम देव, वीरम देव। मैंने आपको ये क्यों लिखा है कि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से राणा सांगा के साथ में राजपूत संघों में से कौन कौन था या फिर कौन कौन नहीं था। तो आपको ये सारे याद कर लेने हैं। राजपूत संघों में एकमात्र शासक थे जिनके पीछे, जिनकी छत्र छाया में सारे राजपूत इकट्ठा होकर लड़े। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। कल हम इसको कंटिन्यू रखेंगे मेवाड़ के इतिहास को। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं इसे आपको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसको केवल और केवल 1 घंटे में भी खत्म कर सकता हूँ या फिर आधे घंटे 15 मिनट में, लेकिन चाहता हूँ कि आपको पूरी चीजें बताऊँ, एक एक चीज बताऊँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की किताब को उठाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।